बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है सिविल जज, ख़ास तौर पर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है उसमें पेपर उन लोगों के लिए, और उसके अलावा वो तमाम लोग जो किसी भी बैच के लिए सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अहम है। बेसिकली आज हमने कुछ चीज़ें जो डिस्कस करनी है, एक कि सिविल जज की जब हम तैयारी करें तो उसमें कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं कि जो हमारे उसमें माइंड में होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करें, और फर्दर कि जो अभी 1.5 से 2 माह बाद आलमोस्ट इम्तिहान होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो डेट है जो अभी तक जो र्यूमर से कह लें आप, दिसंबर 15 से लेकर 31 तक की कोई भी डेट जो है वो इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि जिसमें आपका ये इम्तिहान जो है वो हो सकता है, जो अभी जिसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुकी है सिविल जज के इम्तिहान की, उसके हवाले से। पहला क्वेश्चन कि क्या शॉर्ट टाइम में तैयारी पॉसिबल है कि नहीं है। तो बेसिकली उस शख्स के लिए जो एक बार लॉ पढ़ चुका है उसके लिए तो पॉसिबल है। अगर कोई कहे कि जी मैं ज़ीरो से तैयारी स्टार्ट करूं, तो खैर एक बात जहन में रख लें कि इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, बट मुश्किल ज़रूर हो जाता है। अगर उसका कभी पढ़ाई के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रहा था और साथ साथ उसमें दो चीज़ें थी, एक उसकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो अप टू द मार्क है, और दूसरा उसका जो पेपर के हवाले से राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि उसकी अटेम्प्टिंग टेक्निक, मेरे मुताबिक ये दो चीज़ें जो है ना, ये 50% ऑफ द प्रिपरेशन होता है। अगर कोई शख्स इन दो चीज़ों में अच्छा है, यानी कि उसकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी, और कई बार मैं अच्छी की मिसाल आप लोगों को दे चुका हूँ। अच्छी की मिसाल कुछ इस तरह है कि जैसे समंदर में से सुई तलाश करना मुश्किल होता है, आपकी ग्रामर में से गलती तलाश करना इतना ही मुश्किल होना चाहिए। जब इस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे तो तब आप समझें कि अब आप सिविल जज की तैयारी स्टार्ट करें। ये बात मेरी जहन में रख लें। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक सेंटेंस सही तरह से लिखा नहीं जा सकता, और एस्पिरेंट्स होते हैं सिविल जज के, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। तो पहली चीज़ ये हुई। सेकेंडली राइटिंग स्किल्स, जिसको हम पेपर अटेम्प्टिंग भी कहते हैं, जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, इन दो स्किल्स के बाद आप अपने आप को 50% तैयार समझें किसी भी पेपर के लिए कि जो आप अपेयर होने जा रहे हैं। बाकी रिमेनिंग जो मटेरियल है वो कितना है, वो 50% है। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, आप किसी भी चीज़ को पढ़ के जस्ट समझेंगे और उसके बाद लिखने के लिए आपको याद करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं होगी, आप ख़ुद से उसको लिख सकेंगे। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अगर ये दो चीज़ें अच्छी हैं तो फिर आप एक दिन में 12 से 14 घंटे अगर दें तो इस वक्त भी तैयारी पॉसिबल है, अगर आप एक पूरे स्टेप वाइज और एक तरीक़ाकार के मुताबिक चलें। तो हमारा जो ये क्रैश कोर्स आज हम जिसको स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली हमारा भी ऑब्जेक्ट जो है वो दिसंबर 15 से 31 तक होने वाले पेपर, उन्हीं के हवाले से। इसमें ज़्यादातर लोग हमारे पास वही हैं कि जो ऑलरेडी कोर्स ख़त्म कर चुके हैं, वही लोग हैं जो इसमें शामिल हैं जो ऑलरेडी कोर्स अपना क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, एक बार एटलीस्ट गो थ्रू हो चुके हैं। उसके बाद उन लोगों के लिए थोड़ी आसानी है। कोई ज़ीरो से अगर कहे कि जी मैं 1.5-2 माह, तो तकरीबन आप कह लें कि इम्पॉसिबल के करीब करीब, इसलिए है कि ये इतना आसान नहीं है कि आप 1-2 महीने में इसकी तैयारी को कर लें कंप्लीट। जहाँ तक बात वो लोग जो इस बार अपेयर नहीं हो रहे, तो उनको मैं फिर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सिविल जज का जो नेक्स्ट इम्तिहान है वो मई में है। इस बार भी लोग किस चीज़ पे मारे गए, इसी चीज़ पे कि जो बड़ा टाइम पड़ा, रिज़ल्ट तो नहीं आया, बड़ा टाइम पड़ा, रिज़ल्ट भी आ गया, उसके आने से पहले डेट भी अनाउंस होगी और एक शॉर्ट सा टाइम भी दे दिया गया। और जब पूछा गया हाई कोर्ट से कि ये क्या है, उन्होंने कहा नवंबर का हमने आपको दिया हुआ कि नवंबर में हमने पेपर लेने, और नेक्स्ट टाइम से साल में 2 बार पेपर लेंगे। तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि मई और नवंबर दिसंबर हर साल ये 2 बार आपके पेपर हुआ करेंगे। तो मई को भी अगर आप फोकस में रखें तो कितना टाइम है आपके पास, 6 मंथ। 6 मंथ में भी ये कोर्स पूरा होना इम्पॉसिबल है। इसका जो पहला फेज़ है, जब तक आप उससे नहीं गुजरेंगे तब तक आप तैयारी में कैसे एंटर हो। पहला फेज़ ये है कि आपको बेयर एक्ट लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने पढ़ा हो, समझा हो और आपको याद हो। जिसको ये चीज़ें आती हैं वो सिविल जज की तैयारी स्टार्ट करे,
और हम क्लास में आने को क्या कहते हैं? क्लास में आने को कहते हैं कि जनाब हमारी सिविल जज की तैयारी क्या है, वो हो गई है। तो सबसे पहले जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, और वो उनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पास पेपर मैं फिर ये कह दूं कि ये तैयारी करने के लिए नहीं होते, सिर्फ आपको ये बताने के लिए होते हैं कि आपने तैयारी करनी किस तरह। एक बड़ी कॉमन सी चीज़ अगर मैं आपको सिविल जज के पेपर के हवाले से बताऊं तो वो ये होगी कि लास्ट अगर आप 30 ईयर्स, हम ऑलमोस्ट जो यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे लास्ट 30 ईयर के पेपर इवेल्युएट करेंगे, तो आपको हैरानी होगी कि अगर आप आखिरी 30 साल के पेपर इवेल्युएट करेंगे तो शायद ही चंद क्वेश्चंस होंगे जो रिपीट हुए होंगे। क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होता। जब क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो फिर हमने पास पेपर से क्या गाइडलाइन लेनी? तो हमने पास पेपर से ये गाइडलाइन लेनी है कि जो सवाल आए हैं वो पेपर में दोबारा नहीं आना, तो उससे हटकर कुछ और पढ़ा जाए। अगर वो क्वेश्चन सेम देता है तो इनफैक्ट वो टॉपिक सेम होता है, क्वेश्चन का एस्पेक्ट चेंज हो जाता है, और एग्जामिनर वो एस्पेक्ट देख रहा होता है कि क्या आप उस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो खैर इस वीक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सिविल लॉ 1 है। बेसिकली सिविल लॉ 1 क्या है? आपका पेपर 1। लास्ट टाइम की जो अगर आप फेलियर रेशो देखें, जो भी रिजल्ट आया, सबसे ज़्यादा लोग किस में फेल हुए? सिविल 1। कितने नंबर? ऐसे भी है कि जो बाकी पेपर्स में एग्रीगेट 60% प्लस, और सिविल लॉ में 35-30 इस रेंज में जाकर वो 5-10 नंबर के फ़र्क से ही वो लोग रह गए। तो बेसिक वजह क्या थी? क्योंकि सिविल लॉ 1 का पेपर किस तरह आया था? प्रोपोजिशन बेस्ड आया था। प्रोपोजिशन बेस्ड जो भी पेपर आएगा वो रट्टे पे बेस नहीं करेगा। वो इसलिए दिया जाता है कि वो देखे कि क्या आप में ऐसी कोई स्किल है कि नहीं है। अब जितनी भी मीटिंग्स कि जो मिनट्स कुछ मैंने निकलवाए, कुछ दोस्त जानने वाले जो मीटिंग्स में बैठे, जो एग्जामिनर मीटिंग्स थी, एक ही चीज़ थी कि कैसे लोग आने चाहिए कि जिनमें कुछ हो, रट्टू तोते नहीं चाहिए। नोट्स बेस्ड पेपर नहीं होना चाहिए कि हर बंदा जो नोट्स या कोई इस तरह का रट्टा लगाने वाला आ जाए। वो पेपर बनाओ कि जो क्रिटिकली एनालाइज करके कोई जवाब दे सके। तो उसका सबसे बेहतरीन उनके पास क्या था? प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन दे दे। और पेपर 1 प्योर प्रोपोजिशन बेस्ड था, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग उसमें क्या हो गए? फेल हो गए। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये आता है कि प्रोपोजिशन बेस्ड पे या तो आपसे जवाब बनता ही नहीं, अगर बनता है तो एक सफ़े का बड़ी मुश्किल से बनता है। अब वो प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन का जवाब कैसे बनाना, उसको लेकर कैसे चलना, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। कितनी? 3 चीज़ें। नंबर 1 अगेन क्या होना चाहिए? ग्रामर। नंबर 2 आपकी राइटिंग स्किल्स, और नंबर 3 पे उसमें आपका आ जाता है बेयर एक्ट का थारो नॉलेज। अगर ये चीज़ें आपके पास हों तो आप कोई भी प्रोपोजिशन, सिर्फ अपने प्रोपोजिशन पे करना क्या होता है? आपने प्रोपोजिशन को मैच करना होता है उसके एक्चुअल क्वेश्चन के साथ, प्रोविजन के साथ, और उस प्रोविजन के हवाले से जो क्वेश्चन आपने याद किया होता है उसको आपने वहाँ पे प्लेस कर देना होता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक प्रोपोजिशन दे दी उसने आपको, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, और जब आपने उसको पढ़ा तो आपको ये पता चल गया यार ये तो गारंटी के साथ रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के साथ रिलेटेड। तो इट मीन्स कि आपने इस पूरी प्रोपोजिशन में क्या डिफाइन करना है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उसकी लेंथ पूरी हो गई, लेकिन एंड पे जाकर जो उसने चीज़ आपसे पूछी है, येस नो ओपिनियन, उसका जवाब आप उस पूरी बहस की रोशनी में क्या करेंगे? देंगे कि जी अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन जो हमने प्रोपोजिशन ली थी उसका ये मतलब बनता है। और जितनी प्रोपोजिशंस होंगी, जजमेंट पढ़ी है नहीं पढ़ी, मैंने आपको कई बार कहा कि आप लोग जजमेंट्स पढ़ें। जजमेंट पढ़ा किसने? नहीं अभी तक शुरू की होगी। प्रोपोजिशन इज जस्ट लाइक ए जजमेंट। जजमेंट में हम इशू फ्रेम करते हैं ना, प्रोपोजिशन में पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होते हैं जो प्रोपोजिशन से ड्रॉ किए जाते हैं, वो लिख दिए जाते हैं पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन 1 2 3 4, और उन पॉइंट्स को लॉ की मदद से आप यस या नो करते हैं, और एक फाइनल कंक्लूसिव कि इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स ये बात ऐसे है या ऐसे नहीं है। जस्ट लाइक अ जजमेंट, इफ यू वांट टू बी अ जज देन राइट लाइक अ जज। सिंपल सी कहानी है पेपर की, इसमें और कुछ भी नहीं है। जज का रोल क्या होता है? सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, जज का रोल मैं एक सादा सी मिसाल से अगर समझाऊं तो जज का रोल एक दर्जी का होता है। अब दर्जी और जज आपस में कैसे मिल सकते हैं? कभी आप लोगों ने रेडीमेड कपड़े लिए, रेडीमेड शर्ट्स वगैरह लिए कभी? क्या एग्जैक्ट पूरी होती हैं आपको हमेशा? अब मैं जब लेने जाता हूँ, पेट पूरा करता हूँ तो बाजू लंबे हो जाते हैं,
बाजू पूरे करूं तो बटन टूटने लग जाते हैं। तो कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है कि जो हमें एडजस्ट करवानी एक नेचर है। तो दर्जी क्या करता है, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जो आपको जो एक आपने सूट परचेज़ किया है उसको वो क्या करता है, एडजस्ट करके आपको दे देता है। कुछ चीज़ें बताई हैं लॉ ने, स्टैंडर्ड बता दिया, तो लॉ तो स्टैंडर्ड पे चलता है। कैसे लॉ स्टैंडर्ड पे चलता है? लॉ की हम एक आसान सी मिसाल ले लेते हैं, चलो सिर्फ समझाने की हद तक। लॉ स्टैंडर्ड पे इस तरह चलता है कि अगर ए है, ये बी को हिट करता है, ए बी को क्या कर रहा है, हिट, और इसका मकसद क्या है, हर्ट करना हो सकता है, इसका मकसद इसको किल करना भी तो हो सकता है, ऐसे ही है ना। ए बी को गोली मारता है, ए बी को कुल्हाड़ी मारता है, क्या मकसद होगा, या हर्ट करना या किल करना, दोनों मकसद हो सकते हैं। अब कानून ने तो सिर्फ ये बताया कि अगर उसका मकसद हर्ट करना था तो ये सज़ा है, और उसका मकसद किल करना था तो ये सज़ा। अब जो प्रोपोजिशन उसने आपको दी है, आपने उसको मैच करना है कि क्या ये हर्ट के साथ मैच होती है या किसके साथ मैच होती है, किल के साथ। आपने उसको एडजस्ट करना है और एडजस्ट करके उसके ऊपर वो चीज़ इंपोज कर देनी है कि जनाब क्योंकि इसने कुल्हाड़ी के वार किए थे और वो भी डंप हिस्से के जिससे बंदा आमतौर पे मरता नहीं है, तो इसका कभी भी इरादा कत्ल करने का तो था ही नहीं। इसका इरादा जो हुआ होगा वो उसको क्या करने का हुआ होगा, ज़ख्मी करने का हुआ होगा, ब्लंट हिस्से से इसने वार किया है। तो अब ये काम आपने पेपर में जज बन के करना है कि उसने जो प्रोपोजिशन दी है। आपने हमेशा एक चीज़ जहन में रख ले, मुझे आप खुद बता दें, मैंने कई बार ये चीज़ क्लियर की है, वहाँ पे अदालत में जज के पास एक पार्टी आती है, दो पार्टीज आती हैं, दो, वो दोनों का वर्जन लेता है, एक का वर्जन लेता है, दोनों का, और आखिर पे फैसला किसके हक में करता है, एक के हक में। वेरी सिंपल। आप जब पेपर लिखें तो आपने दो व्यूज डेवलप करने हैं और उसके बाद किसी एक व्यू पे आपने डेफिनेट ठप्पा लगाना है। कैसे कि जनाब अगर उसने ये हरकत की है, ये कोई भी एक्शन की है, ये या तो इंटेंशन टू इसमें किल हो सकता है या इंटेंशन टू हर्ट हो सकता है। अगर इंटेंशन टू हर्ट था और वो बंदा बचा तो फिर तो हर्ट की दफ़ा लगेगी, और अगर इंटेंशन टू किल में बंदा बच गया फिर अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। अब आप उसको बताएंगे कि उसका जो ये एक्ट है वो ये शो कर रहा है कि उसने उसको डंडे के साथ मारा है, और जब किसी को डंडे के साथ मारा जाता है तो उसमें ये नहीं होता कि किसी की डेथ हो जाए, तो डंडे के साथ मारने से कभी भी 324 दफ़ा नहीं लगेगी, इस पर तो कौन सी दफ़ा लगेगी, हर्ट की दफ़ा लगेगी। तो बेसिकली ये आपने उसको समझाना है। जिस बंदे को ये चीज़ आ गई कि वो एनालिटिकली दो व्यूज़ को लेकर किसी एक व्यू पे डेफिनेट कहेगा कि ये ऐसा है, वहीं पर उसका क्या हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ले, एक ही पॉइंट के ऊपर दो तीन डिफरेंट, जितने बार भी पेपर में उसने सवाल दिया है वो दो तीन डिफरेंट, जैसे अभी वो आपको कोई प्रोपोजिशन बनाकर देता है, वो देखने में कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और वॉइड एग्रीमेंट भी होता है। तो आपने बहस करनी है कि क्या ये वॉइड एग्रीमेंट है या कॉन्टीजेंट। वाइड एग्रीमेंट होगा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वाइड होते हैं। लेकिन वही वेजरिंग एग्रीमेंट क्या बनता है आपका, वेजरिंग तो नहीं बट वेजरिंग कंडीशनल होता है कि नहीं होता, वेजरिंग अभी पता ही नहीं होगा आपको। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, जुआ, तो कंडीशन नहीं होती। अगर पाकिस्तान मैच जीता तो कॉन्टीजेंट में क्या होता है, अगर पाकिस्तान मैच जीता तो। अब दोनों में अगर पाकिस्तान मैच जीता तो बात ये है कि फिर ये वेजरिंग कौन सा है और कॉन्टीजेंट कौन सा है। अगर थिंग्स कोलेटरल होंगी, पाकिस्तान के मैच जीतने से मेरा ताल्लुक होगा कि मैं वहाँ पे ग्राउंड क्रू में शामिल था, अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो टीम मैनेजर ने ऐलान किया है कि उसके बदले में मुझे इतने पैसे देगा, तो मैं आपके साथ ही अपनी डील को फाइनलाइज कर लूँगा। थिंग्स क्या हो गई, कोलेटरल। और अगर कोलेटरल नहीं है तो फिर ये कौन सा एग्रीमेंट हो जाएगा, वेजरिंग। तो दो व्यूज़ लेकर आने हैं और एक व्यू, और उसने जितने भी अभी आपको मैं क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगा वो क्वेश्चंस भी इसी किस्म के एनालिटिकल टाइप देता है, जहाँ पे आपने चीज़ को क्या करना होता है, क्लैरिफाई करना होता है कि कौन सी सिचुएशन है और कौन सी सिचुएशन नहीं है। ये रट्टाबाजी उसका इम्तिहान नहीं है, ये प्योर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग का इम्तिहान है। अपने अंदर ये स्किल, और ये स्किल आएगी कैसे, इसका फर्स्ट फेज है बेयर एक्ट को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा होना, सेकंड फेज है उसको समझा होना, थर्ड फेज है उसको याद किया होना, चौथा फेज है जजमेंट्स पढ़ी होना, ताकि आपको पता चले। आप जिस दिन ये कहने लग गए कि यार ये जो जजमेंट है इसमें ये पॉइंट ऐसा नहीं बनता, ला ऐसा कह रहा है, वो आपका दिन स्टार्ट हो जाएगा तैयारी का।
ये जज बनना कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसको उतनी वेटेज दें, उसके लिए उतनी मेहनत करें, इसको उतना टाइम दें। ज़िंदगी चेंज करने वाला स्टेप है, इसने आपकी लाइफ को यहाँ से उठा के फ़ौरन, जो जो रिश्तेदार मुंह नहीं लगाते, या किसी लड़के ने कुछ कर कर आके वो कोई और किसी को पसंद किया हुआ है कि जी फलां XYZ, जिस दिन जज बन गई उसने उसको कहना दफ़ो जब कर लीजिए इन्होंने थे, आगे इधर तरीफे करते करते उसने थकना कोई नहीं है। और आज जो आप लोगों को ये कहती है माइंड योर ओन बिजनेस, तो फिर उन्होंने कहना जनाब वी आर योर बिजनेस, छोड़ो आप, हम तो ये कहते थे। किससे कहानियाँ चेंज हो जानी है मेरा भाई, ये एक लाइफ चेंजिंग चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। मैं अगर आपको इसकी जितनी मिसालें कहते हैं, मैं अपने जो हमारे वाले बच्चे हैं उनकी मिसालें लाकर, हमारी क्लास में कासिम लड़का था, उसको कोई पूछता कोई नहीं था, मैं क्लास का सबसे क्या था, होनहार तालिब इल्म था। सब लोग जो है वो सर उमर, तब सर तो नहीं था, उमर भाई के गिर्द घूमते थे, बाकियों को लिफ्ट ही कोई नहीं कराता था। वो जज लग गया, उमर भाई को पूछे ही किसी नहीं, उसने मुझे मैसेज दिखाया, ला उमर भाई ले ला। तो जहानत किधर आएगी उमर भाई की, वहीं की वहीं। जज बनने के बाद सारा काम क्या हो गया, उलट हो गया। तो मेरा भाई जो टाइम, मैं हमेशा तैयारी के पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि जितना टाइम आप फ़ोन पे ABCXYZ में लगा देते हैं, उतना टाइम अगर आप पढ़ाई को दे दें, वो ABCXYZ सारा ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा। आपने डिसाइड करना है कि अब आप फ़ोन पे ट्राई करना चाहते हैं या रियल में एक ट्राई लेना चाहते हैं। तो ये आसान रास्ता है अगर आप किसी मकाम तक पहुंचने के। मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या टेक्निकल जो चीज़ें मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था कि इसमें रट्टा। और जो बंदा ख़ास तौर पर आकर मुझसे ये पूछता है सर नोट्स, तो मेरा दिल से मशवरा उसको यही होता है कि छोड़ दे जज की तैयारी को, वो ना करे जज की तैयारी। लेकिन फिर जब कहीं पर ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है, तो नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर दी जाते हैं कि इसके याद करने से भी क्या होता है कि आपके पास बंच ऑफ डाटा आ जाता है। फिर आपकी जो अगली मेहनत होती है वो ये होती है कि इस डाटा को पेपर में प्लेस कैसे करना है। एज इट इज़ नहीं होता, बट वो जो प्लेसमेंट होगी वो उसी डाटा की होगी। आपने वहाँ से डाटा नोट से लेना होगा और इसमें आपने क्या करते जाना होगा, प्लेस करते जाना होगा। चीज़ें वहाँ से आती ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट से अट्रैक्ट उसको कर रहे हैं, सीखें कि आप उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो नोट्स से ज़्यादा बेहतर है। सिंध वाले लोगों को तो मैं कहता हूँ कि नोट्स से इतना ही दूर रहें जितना वो माचिस की वो उस पर लिखो था ना तीली पे, आग को बच्चों की पहुँच से दूर रखें या फला फला। तो सिंध वाले तो नोट्स से इतना दूर रहें। उसका रीज़न 20 सवाल आते हैं और टू द पॉइंट जितना बेरेक्ट को कॉपी करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और KPK वाले वो नोट्स को सीनों से लगा लें। वजह, उन्होंने लिखने ही नोट्स हैं क्योंकि उनको बेरेक्ट अलाउड होते हैं। वो बेरेक्ट के अल्फाज लिखेंगे तो वो कॉपी पेस्ट में चले जाएंगे। पंजाब में आज तक कोई नोट्स से सवाल आया ही नहीं है। पंजाब में आपने क्या करना है, बेरेक्ट आपको आता हो और उसको अप्लाई करना आता हो, उसने जजमेंट्स पढ़ी हो, उसने ऑर्डर्स पढ़े हो, उसको लिखने आते हो, ये इसका तरीकाकार है। लेकिन अब वो उस लंबी बहस में जाने की बजाय हम आ जाते हैं कि अभी हमने इसको किस तरह लेकर चलना है, क्या तरीकाकार है ताकि हम ये चीज़ें क्लियर करें। टाइम शार्ट होने की वजह से इस बार हमने इसका एक सिंपल हल निकाला है कि हम पढ़ने की तरफ जाने की बजाय क्या करेंगे, जो रिकॉर्डेड फॉर्म के लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को दे देंगे। बेसिकली आपके पास 7 पेपर्स हैं, तो हमने इसको डिसाइड किया है 1 वीक के अंदर 1 पेपर। और जो 1 वीक में 1 पेपर हमने रखा है, फर्स्ट वीक जो हमारा आएगा, जो भी स्टार्ट हो गया आज से, इसमें हम सिविल लॉ 1 का जो पेपर है वो रख रहे हैं। और सिविल लॉ 1 के पेपर के लिए भी क्या है कि आज मैंने ग्रुप में शामिल कर दिया है और भेज दिए हैं 18 वीडियोज़ हैं जो कि क्रैश कोर्स के हवाले से हैं। इसको किस तरह करके आपने तैयारी करनी है मैं आपको भी सारी की सारी चीज़ें बता दूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। जान आ जाने एक बार। तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह है कि सिविल लॉ 1 के हवाले से टोटल कितनी वीडियोज़ हैं जनाब, 18 वीडियोज़ हैं। इसका सिलेबस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। इसमें सिलेबस में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है नंबर 1। नंबर 2 पे जो इसमें आ जाएगा आपका सब्जेक्ट वो गार्डियन एंड वार्ड है। और गार्डियन एंड वार्ड के साथ इसके हाई कोर्ट के रूल्स, जो कंसर्न रूल्स हैं, जो बेसिकली चैप्टर 2 के अंदर हैं, वो भी इसका हिस्सा है, वॉल्यूम 2 चैप्टर 2। तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो हमारे मुस्लिम फैमिली लाज हैं, सारे के सारे MFL में उसको लिख रहा हूँ, मुस्लिम फैमिली लाज। चौथे नंबर पे इसके अंदर जो है वो लिमिटेशन एक्ट है। और 5वें नंबर पे रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके साथ डिस्कस करना। लास्ट टाइम के पेपर के बाद
जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अपसेट डाउन हो गई हैं। वो किस तरह हो गई हैं कि पहले जो एक पुराने पेपर अगर आप देखें तो उसमें दर हकीकत पोर्शन वाइज चल रहे थे। वो पोर्शन वाइज चलने का मतलब क्या है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। आमतौर पर हर पार्ट से अपने एक क्वेश्चन करना होता था। समटाइम्स उसने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 सवाल दे दिए, जिसमें से अपने कितने करने थे, 2 करने थे, और बाकी नीचे यहाँ से एक सवाल, यहाँ से एक सवाल, और इन दो को मिक्स करके दोनों में से कितना क्वेश्चन दे दिया, एक। लास्ट टाइम उसने आसानी तो कर दी, आसानी करते उसने अटेम्प्ट एनी 5 कर दिया, ओवरऑल क्वेश्चंस दे दिए, अटेम्प्ट एनी 5 कर दिया। बट अटेम्प्ट एनी 5 में जो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस थे वो बहुत से भी ज़्यादा टफ थे, और ज़्यादा भी यही थे, 5 सवाल कॉन्ट्रैक्ट से दे दिए। तो इट मीन्स कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट थारोली पढ़ा था। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कॉन्ट्रैक्ट के जितने क्वेश्चन थे वो पाकिस्तान स्टाइल के थे ही नहीं, कोई एक क्वेश्चन भी पाकिस्तान स्टाइल का नहीं था। वजह, कॉन्ट्रैक्ट जो है इंटरनेशनल लॉ के हवाले से जो फॉरेन डिग्री प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी करवाती हैं, और उसके बाद जो डिफरेंट आपके कमर्शियल लेवल की डिग्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में अच्छे इदारे करवाते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है वो मॉडर्न स्टाइल में, इंग्लिश स्टाइल में पढ़ाया जाता है। तो जो क्वेश्चंस थे, जो प्रोपोजिशंस थी, वो जनरली अगर आप उसको सर्च भी करते तो आपको ये मिल जाता कि या तो वो इंडियन वेबसाइट से कॉपी पेस्ट हुई थी, या वो ऐसी प्रोपोजिशंस थी कि जिनमें लम्स और इस तरह की 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे उस पर आर्टिकल्स लिखे गए थे। तो वो क्वेश्चन इस तरह, अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जी वो लम्स वाले बच्चे वो कैसे पास हो जाते हैं। इनफैक्ट जो पेपर पैटर्न है वो उस स्टडी पैटर्न को मैच करता है जो वो बच्चे पढ़ के आते हैं। हम क्या पढ़ के आए होते हैं, खुर्रम आमिर कुरैशी, राइट अ नोट, व्हाट इज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पेपर, अगर आप जितने भी पेपर जब से ये 2017 से चेंज हुआ है, क्या कोई एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन आया? 8-8, 10-10 लाइन का क्वेश्चन आता है, और वो प्रॉपर की प्रोपोजिशन होती है। जब तक आप उसको टेक्निकली कैच नहीं करेंगे तब तक उसका जवाब सही तरीके से आप नहीं दे सकेंगे। तो इस बार हमने इसका खैर हल क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट की ऑलमोस्ट 9 वीडियोज़ हैं, गार्डियन एंड वार्ड की 1 है, और उसके बाद इसकी 2 वीडियोज़ हैं। मुस्लिम फैमिली लॉज, इसमें ऑर्डिनेंस भी है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस MFLO है। फिर उसके बाद फैमिली लॉ, फैमिली कोड एक्ट है 1964 का, और उसके रूल्स हैं। एक वीडियो रूल्स की है, 2 इसकी हैं, और एक वीडियो इसकी है। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट की एक वीडियो है, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट की एक वीडियो है। कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ऑलमोस्ट 7 आवर्स तक चला जाएगा, उसके अलावा ये 2 आवर्स तक जाएगा। और जो ये कंबाइंड हमारी वीडियोज़ हैं, उसके बाद जो रूल्स के हैं वो कि ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो है। उसके बाद जो मुस्लिम फैमिली लॉज के हवाले से वो कुछ 3 आवर्स है। लिमिटेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 2 आवर्स है, और रेंटेड प्रेमिसेस भी ऑलमोस्ट 2 आवर है। तो कुल मिलाकर ये कोई 15 घंटे आपके बन जाते हैं, जो जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो आपका डे है वो ज़रा टफ होगा, और बाकी डेज़ आपके क्या होंगे, थोड़े से नॉर्मल होंगे। बट इसकी तैयारी का तरीक़ाकार क्या होगा, इसकी तैयारी का तरीक़ाकार ये होगा कि पहले आपने सारे काम छोड़कर, जो कंसर्न आपको वीडियोज़ मैंने अभी सेंड करवा दी हैं, क्योंकि आज थोड़े से हम लेट हैं तो कल कॉन्ट्रैक्ट की आप 7 वीडियोज़ नहीं देख सकेंगे, तो लिहाजा उसमें चेंज करते हुए मैंने कल के लिए क्या चीज़ सेलेक्ट कर दी आप लोगों के लिए, लिमिटेशन एक्ट। उसका एक और भी रीज़न था कि इसके नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगेन मैं कहूँगा नोट्स पे आपने सिर्फ इस हद तक रिलाई करना है कि वहाँ से आप पैटर्न देखें। बाज़ का तो ये भी होता है कि लास्ट टाइम जो लिमिटेशन के सवाल थे वो सारे नोट्स में से थे, गार्डियन एंड वार्ड का सवाल भी किस में से आया था, नोट्स में से आ गया था। तो हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी तैयारी का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, टाइम कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। ख़ासतौर पर जो लोग अभी पेपर दे रहे हैं उनको मैं ये चीज़ें अभी कुछ गाइड कर दूँ। बेसिकली अब मैं उनको जो है वो पेपर 1 के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह मूव करेगा। कल वैसे आज का दिन क्योंकि स्किप हो गया, तो कल लिमिटेशन एक्ट, कल 7 नवंबर है जनाब, 7/11/2023 लिमिटेशन एक्ट का पेपर होगा उनका। 8/11/23 को उनका रेंटेड प्रेमिसेस का पेपर होगा। 9/11/23 को गार्डियन एंड वार्ड्स का पेपर होगा। उसके बाद 10/11/23 को मुस्लिम फैमिली लॉज का पेपर होगा, और 11/11/23 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पेपर होगा। ये इस स्केड्यूल के मुताबिक तमाम लोग जो है वो इस हफ्ते में मूव करेंगे। तैयारी करने के लिए क्या है कि लिमिटेशन एक्ट की एक वीडियो जो कि 2 आवर्स की है वो मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब ये 2 आवर्स की वीडियो आपने देखनी है, अलॉन्ग विद बेयर एक्ट आप इसको खोल के रखेंगे।
इस वीडियो के अंदर 2 से 3 अहम केस लॉ मैंने बता दिए हैं, और ये वही केस लॉ है जो आपने याद करने। लिमिटेशन एक्ट का जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2 केस लॉ आपके प्लेस हो जाएंगे। केस लॉ का बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है। इन सब में 2-2, 4-4 वो केस लॉ है जो कोई भी क्वेश्चन आएगा उस किताब का आप वो प्लेस कर सकते हैं। बड़े जनरल किस्म के वो केस लॉ इसमें दिए गए हैं। तो ये जो 2 घंटे की वीडियो है, जब आप इसको बेयर एक्ट के साथ रख के, आप पहले बेयर एक्ट के 2, 4, 5 सेक्शन पढ़ें और फिर वीडियो सुनना शुरू कर दें। जहाँ पर समझ ना आए वो पॉइंट नोट डाउन कर लें, लेकिन नोट्स की तरफ जाने से पहले, पढ़ने से पहले ये 2 घंटे की वीडियो अलॉन्ग विद बेयर एक्ट आप जब करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। फिर नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं, कोई 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको अगेन 5 to 6 आवर का टाइम लगेगा। 10 आवर्स आप स्पेंड करेंगे तो लिमिटेशन एक्ट आपका अगर पहले नहीं भी पढ़ा हुआ तो इंशाल्लाह 100% ये क्या हो जाएगा? आपका तैयार हो जाएगा। बाकी चीज़ों को कल के साथ कल का डिस्कस करेंगे। आज मैं इसका आपको सिर्फ बताऊं, पेपर के क्वेश्चंस के लिए मैं बैक से, यानी कि जो लेटेस्ट पेपर है उससे बैक एंड की तरफ चलूँगा। इसके जो नोट्स हैं वो लिमिटेशन एक्ट के तो आज ही अवेलेबल हैं, वो मैं अभी ग्रुप में सेंड करवा देता हूँ। बाकी जो कंप्लीट नोट्स हैं वो कल हार्ड कापी होंगे। तो जो लोग जहाँ पर भी हैं वो हार्ड कापी में नोट्स जो है पेपर 1 के हवाले से वो मंगवा लें, ताकि अगले जो पेपर हैं वो नोट्स की बुनियाद पर वो लोग दे सकें। अगर लिमिटेशन एक्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं तो हम 23 से चलेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आपने 2 से 3 चीज़ें नोट करनी है, और वो ये हैं कि क्या जो हमारा पेपर है उसमें क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो किस नौइयत के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और कैसे क्वेश्चंस हैं जो कि आ रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे खोल के रखते हैं। यहाँ से 2023 से मैं स्टार्ट करूँगा। ये सिर्फ आपको मैं इसके हवाले से गाइड भी करता जाऊँगा, अगर ये कोई सवाल आ जाए तो पेपर में आप किस तरह लिखेंगे, और नोट्स के हवाले से इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें उसमें ऐड भी होंगी जनाब। अगर हम उसकी बात करें 2023 की, लॉ ऑफ लिमिटेशन मेयरली एक्सटिंग्विशेस द रेमेडी एंड नॉट द राइट। एक्सप्लेन एंड डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ एंड कमेंट दैट वेदर लॉ ऑफ लिमिटेशन इज प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप जिसने खाली नोट्स पढ़े हैं, क्या किसी नोट्स में आपने आज तक ये सवाल देखा? नहीं देखा होगा। क्या बेयर एक्ट में ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ये इनफैक्ट है क्या? ये जो क्वेश्चन है 2023 के हवाले से, जो लिमिटेशन एक्ट के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये 2023 का जो क्वेश्चन आया है पहला, ये दर हकीकत 2023 का क्वेश्चन 1 लिमिटेशन एक्ट, ये बेस करता है सेक्शन 28 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और मज़े की बात ये है कि ये सेक्शन क्या हो चुका है? ये सेक्शन क्या है? 2023 के जो पेपर में थी ओमिटेड है। इवन देन उसने आपसे क्यों पूछा? इसलिए उसने ये पूछा कि जब वो कहा कि जनाब लॉ ऑफ लिमिटेशन मेयरली एक्सटिंग्विशेस द रेमेडी एंड नॉट द राइट, ये इसके ऊपर इस तरह बेस करता है कि सेक्शन 28 में ये था कि अगर कोई शख्स 12 ईयर्स तक अपने किसी भी राइट को क्लेम नहीं करता था जो डिस्प्यूटेड हो चुका था, अगर किसी ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो आपने उसके खिलाफ मुकदमा करना था। अगर आप मुकदमा नहीं करते तो 12 साल के बाद एक कंसेप्ट था मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस का, जिसको क्या कहते हैं? एडवर्स पोजेशन। क्या कंसेप्ट था वो? एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन क्या होता है कि अगर मैं ओनर हूँ एंड ओनर इन पोजेशन हूँ और मेरी ज़मीन पर कोई बंदा एडवर्स पोजेशन मेरे खिलाफ हासिल कर ले तो मुझे उसके खिलाफ रेमेडी अवेल करनी चाहिए कोर्ट की। और अगर मैं कोर्ट की रेमेडी अवेल नहीं करता तो वो एडवर्स पोजेशन की वजह से कंटिन्यूस 12 साल तक अगर वो एडवर्सली उस ज़मीन को पोजेस करेगा तो 12 साल बाद वो ओनर बन जाएगा। द पोजेशन विल चेंज इनटू द ओनरशिप, और जो ओनर होगा उसके पास कोई भी रेमेडी नहीं रहेगी, उसका राइट भी ख़त्म हो जाएगा। तो बिफोर 1994 जब ये सेक्शन मौजूद था तो स्टेटमेंट थी दैट लिमिटेशन नॉट ओनली वेव्स ऑफ द रेमेडी बट आल्सो द राइट, क्योंकि राइट भी 12 साल बाद क्या हो जाता था? ख़त्म। फिर इसको डिस्कस किया गया कि यार ये तो राइट लेना या देना तो सब्सटेंटिव लॉ का काम होता है। लिमिटेशन एक्ट इज़ द प्रोसीजरल लॉ, ये तो सब्सटेंटिव नहीं है, ये तो राइट नहीं ले सकता। लिहाजा ये प्रोविज़न क्या है? गलत भी है, अनइस्लामिक भी है। इसको 1991 शाह कादर केस में डिस्कस किया गया, और उसके बाद क्या किया गया? सेक्शन 28 को ओमिट करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया। 1994 में ये ओमिट हो गया, तो उसके बाद लिमिटेशन राइट वेव ऑफ नहीं करता बट रेमेडी क्या कर देता है? वेव ऑफ। तो अगर रेमेडी वेव ऑफ होगी तो फिर क्या हुआ कि जब राइट था तो आप कोर्ट में क्लेम करते थे मेरा हक है।
अब भी मिलेगा बट डिस्क्रिशनरी रिलीफ के तौर पर। कोर्ट अगर समझे और वो आपके उस इशू को सूटेबल करार दे, जस्टिफाइड करे, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज उसको क्लेम नहीं कर सकते। ये नोट्स में ये क्वेश्चन मौजूद है जो आया था, मैंने आपको बताया कि एज इट इज़। दूसरा जो सवाल आया, unless otherwise provided from forum of appeal is determinable according to the value of the suit qualified in the plead. If appeal is preferred before a wrong forum, then under what circumstances the court shall grant the benefit of section 5 and 14 of Limitation Act 1908 to condone the delay caused. Explain instances where such benefit could be extended or denied depending on the facts of each case. सेक्शन 5 और 12 का सवाल मौजूद है, 14 का सवाल मौजूद है। ये बेसिकली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। अब आपने इसको लेकर कैसे चलना है? असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब तक आप में स्किल नहीं आएगी आप नहीं लिख सकेंगे। हम नोट्स में जितना भी जोर लगा लें, एक सवाल बनाने के 5 घंटे लगते हैं। अगर उस काम पे बैठ जाएंगे तो क्लास पढ़ाने वाला मामला बिल्कुल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आगे नतीजा क्या निकलेगा, जब नोट्स बना कर देंगे तो 1 साल के लिए नोट्स कामयाब होंगे, अगली बार एग्जामिनर क्या करेगा, वो उसमें से कोई भी चीज़ नहीं देगा। तो वो चीज़ जो वन टाइम के लिए हो, हर साल दोबारा बनानी पड़ी, बेहतर है कि हम आपको वो चीज़ सिखा क्यों ना दें। एक हल तो यही है कि मैं आपको मछली जो है वो दूँ कि यार ये लो जाओ और बेच के कुछ कर लो, और एक है मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूँ। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप मछली पकड़ना सीख जाएँ। उसके लिए क्या है, सेक्शन 5 और 14। अब सेक्शन 5 में कोर्ट मे के साथ है और 14 कोर्ट शैल के साथ है। 5 डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट चाहे तो अगर उसको लगे तो टाइम को एक्सटेंड कर दे, और 14 में कोर्ट बाउंड है टाइम को एक्सक्लूड करने का। तो बेसिकली उसने यही चीज़ पूछी है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या। तो सेक्शन 5 भी आल दो एप्लीकेबल है किसके ऊपर, अपील्स के ऊपर और एप्लीकेशंस के ऊपर, और 14 भी एप्लीकेबल है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। तो दोनों रिलीफ आप ले सकते हैं, लेकिन 14 को आप क्लेम करेंगे एज अ मैटर ऑफ राइट कि जहाँ पे कोर्ट बाउंड है टू एक्सक्लूड द टाइम। लेकिन 5 में कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि अगर वो समझे कि सफिशिएंट कॉज था तो टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, अगर सफिशिएंट कॉज नहीं था तो टाइम को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये सारी बात कहाँ से चली, ये सारी बात आपकी मूव हुई बेसिकली सेक्शन 5 और सेक्शन 14। ये भी नोट्स में मौजूद है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम को जो दोनों क्वेश्चन थे वो किस में से आए थे, नोट्स में से एज इट इज़ आए थे। उसके बाद चलें जी 2022 में, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल दैट इज व्हेन टाइम हैज़ बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट आर फर्दर डिसेबिलिटी टू सू कुड स्टॉप इट। इसी लफ्ज़ के साथ ये नोट्स में क्वेश्चन दिया हुआ, सेम हेडिंग के साथ। सेक्शन 9 है जिसके ये अल्फाज है कि व्हेन वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन नो फर्दर आर सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी टू सू मे स्टॉप इट। लेकिन आगे कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं कि जहाँ पे टाइम क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जो अगले सेक्शन में तफसील के साथ कंप्यूटेशन ऑफ टाइम में बताया गया। ये क्वेश्चन भी नोट्स में मौजूद है, जब आप नोट्स देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्लीज डिस्कस वेदर द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेशन शील्ड्स द ट्रांजैक्शन हैविंग नो लीगल इफेक्ट आर सेंसिटिव ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग सफर्ड फ्रॉम लीगल इन्फर्मिटी आर फ्रॉड। लीगल इन्फर्मिटी आर फ्रॉड, 2 सवाल उसने पूछ लिए इकट्ठे करके। इनफैक्ट लीगल इन्फर्मिटी या लीगल डिसेबिलिटी एक ही चीज़ है। तो लीगल इन्फर्मिटी सेक्शन 6, 7, 8 है, और फ्रॉड की बात करके उसने सेक्शन 18 को डिस्कस कर लिया है। तो ये 2 अलग क्वेश्चंस हैं। अब अगर आप सिर्फ इसको समझ गए कि वो आपसे दोनों चीज़ें पूछ रहे हैं, तो आपने दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, एक रीज़नेबल उस लेंथ के साथ इसको अंदर एडजस्ट कर देना था कि जनाब हाँ कि लीगल इन्फर्मिटी की सूरत में भी अब वो लीगल इन्फर्मिटी उसको आप लिंक करने के लिए क्या करते कि लीगल इन्फर्मिटी is described as legal disability in the Limitation Act. Section 6, 7, 8 deals with the legal disability according to Section 6. अगर कोई इडियट, लुनेटिक या माइनर होगा तो उसके लिए टाइम स्टार्ट नहीं होगा, और ये सूट पर भी एप्लीकेबल है। वहाँ पर ये चीज़ मेंशन्ड है कि ये चीज़ सूट पर भी एप्लीकेबल है। ये एज इट इज़ जो क्वेश्चन आपके नोट्स में दिए हुए, आपने दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना, और कंबाइन करके आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन जब उसने आपसे कुछ पूछा है तो इसका स्टार्ट और इसका एंड आपके अपने अल्फाज में होना चाहिए कि हाँ जी जो ये चीज़ पूछी है वाकई फ्रॉड और लीगल इन्फर्मिटी से लिमिटेशन पे फ़र्क इस तरह पड़ता है कि फ्रॉड की सूरत में लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होता, और लीगल इन्फर्मिटी में एक ख़ास हद तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है जनाब, राइट डाउन द लिमिटेशन पीरियड। तो ये तो जिसने शेड्यूल 1 पढ़ा पूरी तफसील के साथ सिर्फ वो लिमिटेशन पीरियड को लिख सकता है, और उसके बाद उसने पूरे 10 के 10 दिए। और क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड जजमेंट लेट डाउन बाय द सुपीरियर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन। अब 2020 के ये सवाल हो गए। 19 में चले जाएँ तो अगेन उसने जो पीरियड उसका है आपका जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर जो टाइम पीरियड दिए गए हैं फॉर
अपील, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो उसका जिक्र कर दिया। 2017 राइट अ कंप्रीहेंसिव नोट ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट एज प्रोवाइडेड इन द लिमिटेशन एक्ट, डिफाइन लीगल डिसेबिलिटी और एक्सप्लेन टर्म लीगल डिसेबिलिटी। तो यहाँ तक अभी तक कोई अनसीन क्वेश्चन, इसमें से कुछ चीज़ है तो एक्नॉलेजमेंट है, सेक्शन 23-24 है जो बताता है कि एक्नॉलेजमेंट का लिमिटेशन पे क्या अफेक्ट है। ये नोट्स में एज इट इज़ ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस मौजूद है। फिर अगेन 18 में व्हेन वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, सेम क्वेश्चन, लीगल डिसेबिलिटी। तो क्योंकि पुराना जो पैटर्न था ना 9, 8, 7 वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। जो रिपीट नहीं हुए वो कहाँ से नहीं हुए, जब हम 17 से ऑनवर्ड चले। 17, 19, 20, 22, 23 ये न्यू पैटर्न है। 17 से पहले सारा पैटर्न कौन सा था, पुराना। वहाँ पे चंद क्वेश्चन थे जो बार बार क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। अभी भी वो क्वेश्चन बेशक नया लेकर आएगा लेकिन होगा तो बेयर एक्ट से, उसका एस्पेक्ट नया होगा लेकिन क्वेश्चन नया नहीं होगा। तो ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट था वो कुछ यही था कि आप समझ लें कि आपने तैयारी को किस तरह करना है। जो लोग इस कम टाइम पे तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करें जनाब, जो अभी आज नोट्स मैंने शेयर कर दी हैं वो सारे काम छोड़ें, बेयर एक्ट खोलें और वीडियो को प्ले करें। मोबाइल की बजाय किसी बड़ी स्क्रीन में प्ले कर लें ताकि आप आराम के साथ उसको क्या कर सकें, सही तरह करके पास कर करके उसको देख सकें कंप्यूटर स्क्रीन या किसी बड़ी एलसीडी के साथ उसको करें। और उसके साथ साथ बेयर एक्ट लेकर बैठें। जो केस ला उसमें बताया, 2 केस ला बताए हैं। तो जो लोग अभी पेपर देना चाहते हैं, एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर दूँ, आप लोग पहली अटैम्प्ट दे रहे होंगे, दूसरी अटैम्प्ट दे रहे होंगे या तीसरी अटैम्प्ट दे रहे होंगे, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं होगा, चौथी अटैम्प्ट तो होती कोई नहीं है। आपका तजर्बा 1, 2, 3 साल है जितनी आप अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा मसला कहाँ पे आता है कि जब हम एक तरफ किसी स्टूडेंट को पुश करना चाहते हैं, एक तरतीब से लेकर जाना चाहते हैं और वो दरमियान में कहता है कि क्या मैं ये भी कर लूँ, क्या मैं वो भी कर लूँ, क्या मैं ऐसे कर लूँ, वहाँ पे जाकर चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं। ओ भाई, अगर आपने वाकई तैयारी करनी है तो ये 1-1.5 महीना जो है जिस तरह हम कह रहे हैं, अगर आपके पास टाइम बच जाता तो इसको मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़ें। हाँ, अगर आप बेयर एक्ट सेक्शन वाइज तो आपको सारा कंसेप्ट फिंगर टिप्स पे है और आप आंखें बंद करके लिमिटेशन एक्ट के सारे सेक्शन दोहरा सकते हैं अपने जहन में। और पास पेपर के सब क्वेश्चंस, उनका जवाब आप देखकर अपने जहन में फार्मूलेट करके आउटलाइन दे सकते हैं। इट मीन्स कि आपका ये सब्जेक्ट तैयार, आप अगले के बारे में चले जाएं। जब तक किसी सब्जेक्ट के बारे में आप इस लेवल तक नहीं जाते, आप उस वक्त तक अगला सब्जेक्ट शुरू मत करें। अपने आप को ज़्यादा ओवरबर्डन करने की बजाय, जिस तरह हम बता रहे हैं कि अभी जो 7 हफ्ते इंशाल्लाह टाइम इसमें हमारे पास होगा, तो क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह इसमें 7 हफ्ते टाइम होगा, तो उस 7 हफ्ते टाइम के हवाले से जो आपका प्लान होना चाहिए वो प्योरली कुछ इस किस्म का होना चाहिए कि आज अगर मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट का हवाला दे दिया तो इट मीन्स कि ओनली लिमिटेशन एक्ट, इसके अलावा आप कुछ मत करें। लेकिन इसको अप टू द मार्क जो है वो आपने करना है। नोट्स अभी आपके साथ शेयर हो जाएंगे जो ऑनलाइन वाले लोग हैं हमारे, जो क्रैश कोर्स के हवाले से। और जो वीडियो लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी पेपर 1 का एक पूरा 18 वीडियोस का जो है वो मुकम्मल प्लेलिस्ट शेयर करवा चुका हूँ। अगर कोई क्यूरी होगी तो आपके लिए मैं रात का एक टाइम रख दूँगा, कोई 10 से 11 बजे के करीब। जस्ट उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, अगर कोई सवाल पूछेगा तो मैं उसका जवाब दूँगा। मैंने वो पढ़ाने के लिए टाइम, पढ़ाने के लिए क्या कर दिया है, आपको मुकम्मल चीज़ें शेयर कर दी हैं। ये डेली जो सेशन आधे घंटे को होगा, पौने घंटे को होगा, इसमें सिर्फ मैंने क्या करना है, पास पेपर डिस्कस करने हैं, नोट्स के साथ कोरिलेट करना कि इसका जवाब नोट्स में मौजूद है कि नहीं, अगर है तो किस तरह करके आपने उसको लिखना है। पढ़ना कहाँ से है, आपने इन वीडियोस के ज़रिए से, और डेली इस तरह करके तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ये 1.5-2 महीने में आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ तो कोई सवाल पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं।